नमस्कार, मैं रविश कुमार। क्या यूपी सरकार भी गौतम अडानी का टेंडर रद्द कर भारत पर हमला कर रही है? इस देश में भ्रष्टाचार के पक्ष में जिस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, उसे भारत पर हमले से जोड़ा जा रहा है। मेरी माने तो आप कुर्सी की पेटी अब खोल ही दीजिए, ताकि आप हंसते हंसते ठीक से जमीन पर गिर जाएं, लोटपोट हो जाएं। कुर्सी की पेटी बांध कर रखेंगे तो पेट में गैस भर जाएगा। क्या गौतम अडानी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी आरोप लगा देंगे कि उनका टेंडर रद्द कर भारत पर हमला कर दिया गया है? जब से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है, आईटी सेल और तमाम लोग इस अभियान में जुट गए हैं कि भारत पर हमला हुआ है, और बहुत से लोग इस पर यकीन भी कर रहे हैं। उन्हें डर लगता है कि भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोपों की यह खबर जनता के बीच अगर पहुंच गई तो फिर खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जनता को भरमाना शुरू हो गया है कि भारत पर हमला हो रहा है। एक कंपनी समूह पर फ्रॉड के आरोप लगे हैं, तो भारत पर कैसे हमला हो गया? हमले की इस नौटंकी पर हमला देखना है तो आप रविश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखें। यूपी में 4 दिनों के बाद 10 से 12 फरवरी के बीच निवेशकों का ग्लोबल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके विज्ञापन छप भी रहे हैं। इस सम्मेलन से 4 दिन पहले अडानी समूह का टेंडर रद्द कर दिया जाता है। क्या गौतम अडानी इसके बाद भी लखनऊ जाएंगे? अडानी समूह अगर निवेशकों के इस सम्मेलन में ना जाए तो फिर इसकी क्या अहमियत रह जाएगी? अगर गए भी तो वहां भाषण दे पाएंगे कि योगी आदित्यनाथ एक शानदार मुख्यमंत्री हैं? अगर हमारी कंपनी 6,000 का मीटर 9 या 10,000 रुपए में देने का टेंडर भरती भी है तो उसे रद्द कर देते हैं। वहां गलती मान लेंगे तो यहां पूछा जाएगा कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में क्या कमी है, फ्रॉड के आरोपों में क्या कमी है। पिछले साल गौतम अडानी ने उत्तर प्रदेश में ही 70,000 करोड़ के निवेश का वादा किया था, जिससे 30,000 नौकरियां पैदा होने वाली थी। इतने बड़े निवेशक नहीं आएंगे तो इस सम्मेलन का क्या मतलब रह जाएगा? फिर कौन बताएगा कि एक साल में 70,000 करोड़ का निवेश हुआ या नहीं, कितना हुआ और इतनी नौकरियां पैदा भी हुई या नहीं? अडानी ने पिछले ही साल राजस्थान में 65,000 करोड़ के निवेश की बात कही, जिससे 40,000 नौकरियां पैदा होनी थी। कम निवेश में ज्यादा नौकरियां राजस्थान में और ज्यादा निवेश में कम नौकरियां उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। अब जब अडानी समूह का नेटवर्क घट गया है, तब इस तरह के निवेश के वादों का क्या होने वाला है? अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भारत के खिलाफ हमला है तो अडानी का 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द हो जाना, वह भी यूपी में, यह किसके खिलाफ हमला है? दरअसल ये हमले का प्रोपेगेंडा भी अपने आप में घपला है। हम भ्रष्टाचार के हर मामले का बचाव इसी तरह से करने लगे हैं, चुप रहने लगे हैं, क्योंकि भारत पर हमला हो रहा है। रोना भी आता है और हंसी भी आती है कि धर्म की राजनीति ने आप लोगों के सोचने समझने की क्षमता समाप्त कर दी है। अजीब स्थिति है। यूपी का विद्युत उपभोक्ता परिषद टेंडर रद्द किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त कर रहा है। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम ने अडानी पावर ट्रांसमिशन का 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर रद्द कर दिया है। यह टेंडर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाने के लिए था। उपभोक्ता परिषद इस बात को लेकर विरोध कर रहा था कि टेंडर की दर 65% तक अधिक है। यही नहीं, अडानी ने यूपी के पूर्वांचल और दक्षिणांचल वितरण निगम में भी टेंडर भरे हैं। अमर उजाला लिखता है कि वहां भी टेंडर पर खतरा है। यूपी में 2.5 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का टेंडर निकला है। एक मीटर की लागत करीब 6,000 रुपए बताई जाती है, मगर टेंडर के मुताबिक हर मीटर की कीमत 9 से 10,000 हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि अडानी ने 1 मीटर के लिए 10,000 की कीमत लगाई, जो सबसे कम थी। टेंडर क्यों रद्द हुआ, इसका कारण नहीं दिया गया है। खबरों में लिखा है कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने ऊर्जा मंत्रालय से सलाह मांगी, लेकिन ऊर्जा मंत्रालय ने पावर कॉर्पोरेशन पर ही फैसला छोड़ दिया। इस रिलीज में यह भी लिखा है कि उपभोक्ता परिषद केवल अडानी समूह के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहा, बल्कि जीएमआर और इंटेली स्मार्ट कंपनियों के खिलाफ भी लड़ रहा है। यही नहीं, उपभोक्ता परिषद इस मामले में प्रधानमंत्री से सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहा है ना कमाल? योगी जी ने अडानी का टेंडर रद्द किया है और अडानी के इस टेंडर के खिलाफ मोदी जी से सीबीआई जांच की मांग हो रही है। उधर विपक्ष से लेकर तमाम जानकार कह रहे हैं कि अडानी के खिलाफ जो आरोप लगे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, मगर सरकार जांच के लिए तैयार नहीं है। काफी सालों से मैं बोल रहा हूं सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है
कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना, पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्टूबर 2022 में अदानी पावर ट्रांसमिशन को मुंबई में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 1000 करोड़ का ठेका मिला है। यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि यूपी में टेंडर रद्द होने के बाद अदानी को हर राज्यों में मिले इस तरह के टेंडरों पर सवाल उठने लग सकते हैं। 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण टाइम्स नाउ से बात करते हुए मोदी सरकार की तारीफ कर रही थी कि अदानी को टेंडर से सब मिला है। अंग्रेजी में उनके बयान का भावानुवाद कर दे रहा हूं। हमने कुछ नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कोई भी प्रोजेक्ट टेंडर प्रक्रिया से गुजरता है। यह टेंडर खुला होता है, ग्लोबल होता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद होता है। हर दिन ही आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने टेंडर के लिए अर्जी दी, प्रक्रियाएं क्या हैं, कैसे हो रही हैं और टेंडर कब खुलेगा, हर कोई देख सकता है। हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं। इस पारदर्शी टेंडर का हाल आपने देख लिया। यूपी सरकार ने अदानी के टेंडर को रद्द कर दिया है। 2 दिनों के अंदर ऐसा हो जाएगा, वित्त मंत्री ने भी नहीं सोचा होगा। बताइए, जिस देश में छात्रों को फर्जी मामलों में फंसा दिया जाता है, उस देश में टेंडर पारदर्शी और ईमानदार हो गया, इससे बड़ी खबर क्या हो सकती है। अब तो दिल्ली के साकेत कोर्ट के अतिरिक्त सेशन जज अरुल वर्मा ने अपने फैसले में कह दिया है कि दिल्ली पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है, उसमें जो तथ्य हमारे सामने लाए गए हैं, उनके आधार पर अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि पुलिस असली अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही और शर्जिल इमाम और अन्य लोगों को बलि का बकरा बनाकर गिरफ्तार कर लाई। इस तरह 2019 में जामिया हिंसा मामले में शर्जिल इमाम, सफूरा जरगर, आसिफ इकबाल तन्हा सहित 11 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि शर्जिल और तन्हा जैसों को लंबे और कठोर मुकदमे में घसीटना देश के लिए और न्याय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। तो पूछिए अदानी और ऑर्गेनाइजर से कि क्या ऐसा करना भारत के खिलाफ हमला नहीं है। फर्जी यूएपीए लगाना, फर्जी एनएसए लगाना, फर्जी मुकदमों में महीनों जेल में डाल देना, यह सब किसके राज में हो रहा है आप देख सकते हैं। लेकिन उनके राज में टेंडर ईमानदार और पारदर्शी हो गया है। इस झूठ को आप नहीं देख पा रहे हैं। सोचिए, अदानी के समर्थन में कितनी अफवाहें फैलाई गई। यह ऑर्गेनाइजर का फेसबुक पेज है। ऑर्गेनाइजर को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा माना जाता है। इसकी वेबसाइट पर गजब की झूठी कहानी बनाई गई है कि अभिसार, सीमा चिश्ती, अजीत अंजुम और हमारे जैसे पत्रकार डिजिटल शार्प शूटर हैं। ऑर्गेनाइजर की इस रिपोर्ट में अदानी को बदनाम करने के लिए विदेशी संस्थाओं से पैसे लेने के आरोप लगाए गए हैं। अब यही ऑर्गेनाइजर क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार पर भी आरोप लगा देगा? जहां अदानी पावर ट्रांसमिशन का टेंडर रद्द हुआ है, इसलिए हुआ है कि 6000 का मीटर कथित तौर पर 10,000 रुपए में भरने का टेंडर भरा था। अगर पारदर्शी प्रक्रिया के तहत अदानी समूह को मिल भी जाता तो यूपी की गरीब जनता पर कितना भार पड़ता। यह सोचिए, क्या केवल टेंडर को पारदर्शी कह देने से टेंडर पारदर्शी हो जाता है? इतने नादान आप कब से हो गए? बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि स्मार्ट मीटर की सप्लाई के लिए जिन 4 कंपनियों ने टेंडर भरे हैं, उनमें से कोई भी कंपनी स्मार्ट मीटर का उत्पादन नहीं करती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर क्या अब आरोप लगेगा कि वे किसी वामपंथी लॉबी का हिस्सा हैं, 5th जनरेशन वॉरफेयर से जुड़ गए हैं? इसी तरह के बकवास आरोप हम जैसे कुछ पत्रकारों पर भी लगा दिए गए हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अदानी समूह पर कथित फ्रॉड के गंभीर आरोप लगे हैं। इन आरोपों की जांच नहीं हुई है, मगर उससे पहले यूपी सरकार ने अदानी की एक कंपनी का 5400 करोड़ रुपए का टेंडर अन्य कारणों से रद्द कर दिया। तो फिर भी इस समूह पर एक तरह से गंभीर आरोप तो लगते ही हैं।
दोनों में कोई संबंध नहीं है, हम जानते हैं, मगर जिस अदानी को लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है, उनकी कंपनी का 5,400 करोड़ रुपए का टेंडर यूपी में रद्द हो जाए, क्या इस खबर को भी आप नहीं देखेंगे? मीडिया के सहारे भले ही अदानी पर लगे आरोपों को मैनेज कर लिया जाएगा, मगर इसी मीडिया के सहारे दुनिया भर के देशों में अलग अलग भाषाओं के अखबारों में इस समूह के कथित कारनामों पर खोजी रिपोर्टिंग हो रही है। लोग जान रहे हैं कि क्या मामला है। भारत पर हमला नहीं हुआ है। भारत के शेयर बाजारों में कोई भारी गिरावट नहीं देखी गई। शेयर बाजार ठीक ही चल रहा है। केवल अदानी के शेयर आज भी गिरे हैं। अदानी के 5 स्टॉक लोअर सर्किट पर रहे। अदानी एंटरप्राइजेज आज फ्लैट रहा। अदानी पोर्ट में 9% की बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन उनके समूह का वैल्यू करीब 10 लाख करोड़ घट गया है। अदानी समूह भारत नहीं है, बल्कि भारत के अदानी समूह पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के आरोप लगे। यह सिस्टम की एक समस्या है। आज एक और खबर आई, ईटी नाउ ने खबर छापी है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने भी अदानी को उनके बॉन्ड के बदले मार्जिन लोन देने पर रोक लगा दी। इससे पहले क्रेडिट सुइस और सिटी ग्रुप ने भी रोक लगाई। क्या तीन बैंक वामपंथियों से मिलकर भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, या फ्रॉड के जो आरोप लगे हैं उन्हें अब दिखाई देने लगा है कि ये आरोप हवाई नहीं लगते हैं? एक तरफ भारत पर हमला बताकर भारत की जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है ताकि वह महाफ्रॉड के आरोपों के बारे में जान ना पाए, लेकिन दूसरी तरफ अदानी के शेयरों और बॉन्ड की साख भी गिरती जा रही है। बैंक अदानी समूह के बॉन्ड के बदले लोन देने से अब कतरा रहे हैं, तो मार्केट में हवा खराब देखकर अदानी कभी एफपीओ वापस ले रहे हैं, तो कभी बॉन्ड के माध्यम से की जाने वाली डोमेस्टिक स्टॉक ऑफरिंग वापस लेने की खबरें छप रही हैं। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि अदानी समूह ने डोमेस्टिक स्टॉक ऑफरिंग को अचानक वापस ले लिया है। यही नहीं, खुदरा बाजार में 10 अरब रुपए के बॉन्ड बेचने की योजना भी टाल दी गई है। बाजार में शेयरों के गिरने के बाद जनता के बीच बॉन्ड बेचने की योजना थी। क्या इसी तरह के बॉन्ड हैं जिनके बदले क्रेडिट सुइस जैसे बैंक लोन नहीं देना चाहते हैं? ब्लूमबर्ग ने यह खबर सूत्रों के हवाले से छापी है। वामपंथी कब से इतने ताकतवर हो गए कि इतना कुछ प्रभावित करने लगे? यह अजीब है कि किसी कमजोर को जेल में डालना हो, फर्जी यूएपीए लगाना हो, किसी का घर अदालत के फैसले से पहले बुलडोजर से गिरा देना हो, तब तो चारों तरफ मजबूती, मर्दानगी नजर आती है। एक रिपोर्ट क्या आ गई, सब दुबक गए, भरभरा कर चिल्लाने लगे कि भारत पर हमला हो गया है, भारत पर हमला हो गया। क्या कमाल है, जो सत्ता में है वही पीड़ित की तरह रो रहा है। मुद्दे पर आइए। मुद्दा यह है कि अदानी समूह पर भ्रष्टाचार और फ्रॉड के कथित गंभीर आरोप लगे हैं। अदानी समूह ने उनका खंडन किया है, इसके बाद भी बाजार उनकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। क्या शेयर बाजार भी वामपंथी हो गया है? ब्लूमबर्ग की ही यह खबर है जो बताती है कि अदानी कांड के बाद से ईएम इंडेक्स में भारत का वजन घटने लगा है। ईएम का मतलब हुआ इमर्जिंग मार्केट। उभरते हुए बाजारों के लिए एमएससीआई ईएम इंडेक्स बना है, जिसमें 24 देशों को जोड़ा गया है। आशुतोष जोशी ने लिखा है कि इसमें भारत दूसरे नंबर पर था, लेकिन अदानी के शेयरों के दाम गिर गए तो भारत सरक कर तीसरे पर आ गया। चीन पहले नंबर पर है, भारत अब 13% के साथ तीसरे नंबर पर आ गया है। अदानी के खिलाफ कोई नहीं है, खुद उनकी करतूत होगी, उनके कारनामे होंगे। अगर नहीं होते तो 413 पन्नों की सफाई के बाद सब दूध का दूध एंड वाटर का वाटर हो गया होता। इंतजार हो रहा है कि अदानी हिंडनबर्ग के खिलाफ कब मानहानि का मुकदमा करेंगे। अब तो हिंडनबर्ग के साथ साथ फोर्ब्स और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने जो खोजी रिपोर्ट फाइल की है, क्या उनके खिलाफ भी मानहानि का मुकदमा होगा? इस रफ्तार से अदानी को एक अदानी मानहानि एंटरप्राइजेस कंपनी बनानी होगी, जिसका काम होगा सारे पत्रकारों पर मानहानि करना। लेकिन जिन लोगों ने इनकी कंपनी में पैसा लगा दिया है या लगाने वाले थे, वे इन बकवासों के चक्कर में नहीं हैं। इस खबर को पढ़िए, ब्लूमबर्ग की है, अमेलिया पोलार्ड, अभिनव राम नारायण की। इसके अनुसार अदानी के बॉन्ड को खरीदने वाले निवेशक अब वकीलों और वित्तीय संस्थानों से सलाह ले रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। वे जानना चाहते हैं कि समूह पर जो कर्जा है उसे अलग अलग हालात में कैसे चुकाया जाएगा, क्योंकि उन्हें भारी नुकसान होने का अंदेशा है। यह खबर भी सूत्रों के हवाले से छपी है। भारत के अखबारों में कम छप रहा है, हिंदी के अखबारों में नमक भर छप रहा है, छप भी नहीं रहा। मगर कुछ वेबसाइट हैं और विदेशों के अखबार हैं जहां अदानी को लेकर खूब खबरें छप रही हैं। कई संस्थानों के पत्रकार अलग अलग एंगल से खबरें खोज रहे हैं। उन सभी को एक जगह देखने से एक तस्वीर तो बनती है कि क्या बताया जा रहा है और क्या नहीं बताया जा रहा है। ब्लूमबर्ग टीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अब अदानी को केवल मोदी ही बचा सकते हैं। उनके ही रुख से पता चलेगा कि अदानी का भविष्य क्या होगा। इस बीच आप वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक खबर का सार देख लीजिए।
वॉल स्ट्रीट वित्तीय मामलों को कवर करने वाला बड़ा अखबार माना जाता है। 4 फरवरी को यह खबर छपी है। शानली, वेलेंसून, बेनफोल्डी और स्टेसी माइकट्री यह खबर बता रही है कि अदानी पावर की एक बड़ी शेयर होल्डर ऑफशोर कंपनी ओपल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है। अदानी पावर ने अपनी ताजा क्वार्टरली रिपोर्ट में कहा है कि ये हमारे एक स्वतंत्र शेयर धारक हैं और इनका अदानी पावर में 4.69% की हिस्सेदारी है। इसके अलावा कोई संबंध नहीं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अदानी समूह के दस्तावेजों की समीक्षा कर दावा किया है कि ओपल को ट्रस्टलिंक इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की वित्तीय सेवा प्रदान करने वाली कंपनी ने मॉरिशस में स्थापित किया है। ट्रस्ट लिंक मॉरिशस की कंपनी है और इसके तार अदानी परिवार से जुड़े बताए गए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि इन फाइलिंग से पता चलता है कि ट्रस्ट लिंक के एक निदेशक लुई रिकार्डो काइलू ओपल के बोर्ड के सदस्य हैं। यही आदमी मॉरिशस की एक और कंपनी के बोर्ड में है जिसका नाम है क्रूनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। इस कंपनी के बोर्ड में विनोद अदानी और अदानी परिवार के फैमिली ऑफिस के सीईओ सुबीर मित्रा भी शामिल हैं, यह बताया गया है। ये तो गंभीर आरोप है। क्या अदानी परिवार के किसी की मॉरिशस में कंपनी है जिसने एक निवेशक कंपनी बनाई है, निवेश करने वाली, जिसने भारत में अदानी की कंपनी में निवेश किया है? इस गेम से काला धन देश से बाहर जाता है या देश में वापस आकर सफेद हो जाता है? हिंडनबर्ग और मीडिया की रिपोर्ट को सीधे रिजेक्ट कर देने से बात खत्म नहीं हो जाती। अगर अदानी समूह की कंपनियों के तार मॉरिशस में बनाई गई ऑफशोर कंपनियों से जुड़े हैं, इसकी जांच कौन करेगा? इस बिंदु पर हम 2017 की एक पुरानी खबर के बारे में याद दिलाना चाहते हैं। उस साल मोदी सरकार शेल कंपनियों को पकड़ने और खत्म करने का दावा किया करती थी। दावा किया गया कि 2 लाख शेल कंपनियों को बंद किया गया है। इनमें से 20,000 शेल कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने नोटबंदी के समय हजारों करोड़ रुपए की हेराफेरी की थी। जब भारत में शेल कंपनियों को भ्रष्टाचार की जड़ मानते हैं, तब मॉरिशस में कोई शेल कंपनी बनाकर भारत की कंपनी में निवेश करे, इसमें भ्रष्टाचार क्यों नहीं हो सकता और सरकार क्यों नहीं जांच कर सकती? वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इन शेल कंपनियों का पता लगाया है। लिखा है कि इनकी अपनी वेबसाइट तक नहीं है। सोचिए, कैसी कंपनी है जिसके पास आज के जमाने में वेबसाइट भी नहीं है? हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में सवाल किया है कि ओपल के फंड और अदानी समूह में निवेश का सोर्स क्या है। इस पर अदानी समूह क्या बताना चाहेगा? 413 पन्नों के जवाब में अदानी समूह ने कहा है, ओपल और अन्य स्वतंत्र शेयर धारक क्या स्टॉक खरीदते हैं और उनके फंड के सोर्स क्या हैं, इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं। और यह कहा है कि यह जानने की जरूरत अदानी समूह को नहीं है। खबरों पर नजर रखिए, तब समझ आएगा क्या गेम है। भारत पर हमला हो रहा है, इस नाम से ये लोग दूसरी दिशा में ढेला मार दे रहे हैं ताकि लोगों की नजर उधर चली जाए। और इन खबरों पर नजर गड़ाकर आप देखते रहेंगे तो पता चल जाएगा कि भारत पर हमला करने वाला कौन है, कहां से है, कैसे भारत को भीतर से खोखला किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह मामला जटिल है, लेकिन भारत पर हमला के नाम से खेत छोड़कर भागने से कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों को हमारा सारा वीडियो दिखाइए, वो नहीं मानेंगे, फिर भी उन्हें दिखाइए, मगर पहले आप खुद पूरा वीडियो देखिए। अदानी समूह ने अपने शेयर धारक कंपनियों के बारे में हमेशा कहा, कौन कहां पैसा लगा रहा है इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं, लिस्टेड कंपनी का कोई नियंत्रण नहीं होता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल और फोर्ब्स ने लिखा है कि ओपल, एलारा, मोनार्क आयुष्मान लिमिटेड, एल्म पार्क फंड और एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड अदानी समूह की लिस्टेड कंपनियों में शेयर धारक हैं। सवाल है कि कोई शेल कंपनी अदानी के शेयर खरीद रही हो, उन कंपनियों पर तरह तरह के आरोप लग रहे हों, क्या यह अदानी समूह के लिए चिंता की बात नहीं होनी चाहिए? भारत सरकार को जांच नहीं करनी चाहिए कि कहीं इन निवेश के जरिए भारत पर हमला तो नहीं हो रहा है? हम आपको 28 जुलाई 2021 की एक रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं। 28 जुलाई 2021 को ब्लूमबर्ग के अनुराग कोटोकी ने लिखा है कि एलारा फंड, क्रेस्टा फंड, एल्ब्यूला फंड और एपीएमएस फंड का उन 2 कंपनियों में काफी पैसा लगा है जिसके संस्थापक भारत से भाग गए। इनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। एक संस्थापक तो दिवालिया हो गया। इनके फंड मॉरिशस में रजिस्टर्ड थे। 2018 से ही क्रेस्टा, एल्ब्यूला और एलारा के खिलाफ गोल गोल पैसा घुमाने, राउंड ट्रिपिंग की जांच चल रही है। इन कंपनियों ने बाद में अपना निवेश 90% निवेश अदानी समूह में कर दिया, ऐसी रिपोर्ट छपी है। मॉरिशस की जिन शेल कंपनियों की बात हो रही है उसके खिलाड़ी तो भारत के साथ आर्थिक अपराध करने वाले लगते हैं, फिर उनकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? अदानी समूह की यह सफाई पर्याप्त नहीं लगती कि ये कंपनियां किसमें निवेश करती हैं, उस पर उनका नियंत्रण नहीं है।
एक कंपनी जिसके खिलाफ 2018 से मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही हो, जिनके संस्थापक भारत से भाग गए हों, वो अदानी समूह में पैसा लगा रहे हों, इस तरह से यह गंभीर मामला नहीं तो गंभीर होता क्या है? केवल उन्हीं को गंभीर नहीं लगेगा जिनका धर्म की राजनीति के कारण दिमाग बंद हो गया है। कौन है पैसा लेकर भागने वाला, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बताएंगे कि अदानी ग्रुप के लिए यह चिंता की बात नहीं कि कैसे लोगों का पैसा उनकी कंपनी में लग रहा है, यह किस तरह की पारदर्शिता है। इन्हीं कंपनियों का अगर ऑल्ट न्यूज में 100 रुपए चंदा होता तो प्रतीक सिन्हा और मोहम्मद जुबैर जेल में होते। जुबैर को तो जेल में डाल भी दिया गया था और फंड में इसी तरह के सवाल उठाए गए थे। पत्रकार सिद्दीक कप्पन पर 5,000 रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के फर्जी आरोप लगाए गए, उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में ईडी के साक्ष्यों को नाकाफी बताया और कप्पन को जमानत दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में जो तथ्य सामने लाए गए हैं उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? एलारा क्रेस्टा के पास जो पैसा है किसका है यह पता नहीं चल रहा, मगर यह पता चल रहा है कि इनका पैसा अदानी समूह में लगा है। मॉरिशस की कंपनी है, इन्हीं की भूमिका के बारे में वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खोजी रिपोर्टिंग की है। अदानी समूह को जवाब देना होगा और यह भी कि वॉल स्ट्रीट जर्नल पर कब मानहानि करेंगे और हिंडनबर्ग के एंडरसन पर कब मानहानि का मुकदमा होने जा रहा है। केवल और केवल धर्म की राजनीति ही इन कारनामों पर पर्दा डाल सकती है, क्योंकि इसी के नाम पर भारत की जनता इन सवालों पर ध्यान नहीं देगी। सच बोलने के लिए गीता की कस्में खा लेगी, मगर सच का पता लगाने के लिए सवाल नहीं पूछेगी। यह अजीब तरह का धर्म संकट है जिसमें धर्म का ही अस्तित्व दांव पर लग गया है। अर्थ जगत के तमाम अधर्मों पर पर्दा डालने के लिए राजनीति में धर्म धर्म का नाम जपा जा रहा है। उम्मीद है आप सारा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे। इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा है कि गौतम अदानी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में 5 दिनों के भीतर 50% की गिरावट आ गई है। अब लोगों को लग रहा है कि यह शेयर 1017 रुपए तक जाने के बाद गिरेंगे नहीं बल्कि चढ़ेंगे। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के स्टर्न स्कूल ऑफ बिजनेस के प्रोफेसर हैं अश्वथ दामोदरन, वित्तीय मामलों के प्रोफेसर हैं। अपनी विधा में इनकी साख और धाक बहुत बड़ी है। दामोदरन का मानना है कि अदानी एंटरप्राइजेस के शेयरों में निवेश से अभी बचा जाना चाहिए। 50% गिरावट के बाद भी बहुत महंगे शेयर हैं। रेवेन्यू ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन को देखते हुए अदानी एंटरप्राइजेस की सही वैल्यू 945 ही हो सकती है। दामोदरन लिखते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बिना भी वे अदानी के शेयरों को उतना नहीं मानते जिस भाव पर बिक रहे हैं। सिस्टम की खामियां उजागर हो गई हैं। भारत सरकार, नियामक संस्थाओं, बैंकों के लिए यह मौका भी है कि उन खामियों को ठीक करें, मगर ऐसा करना आसान नहीं होगा। हमने अपने हर वीडियो में बताया है कि हमारा इरादा आपके निवेश के फैसले को कतई प्रभावित नहीं करना है। हम केवल अदानी समूह को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, जिन्हें नहीं बताया जा रहा है, उन्हें आपके सामने ला रहे हैं, क्योंकि हिंदी के अखबार और चैनल इन खबरों को आप तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सेबी का जवाब आ गया है। 4 फरवरी को सार्वजनिक रूप से एक पूरा पत्र जारी हुआ। उससे पहले हम एक और पुरानी खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं। यह खबर हिंदू बिजनेस लाइन में छपी है। 12 अक्टूबर 2022 की यह खबर बता रही है कि गौतम अदानी ने सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच से मुलाकात की है। अखबार ने इसे रेयर इंस्टेंस लिखा है, यानी आमतौर पर ऐसी मुलाकात होती नहीं। इस खबर के मुताबिक गौतम अदानी सेबी के दफ्तर गए थे। 1 महीने के भीतर 2 बार गए। यह खबर सूत्रों के हवाले से लिखी गई है। दोनों ही बार सेबी की प्रमुख से मुलाकात की थी। इस रिपोर्टिंग में मीटिंग का मकसद नहीं बताया गया है, केवल सूचना है और इसे सामान्य मुलाकात बताई गई है। आईटी सेल अफवाहें उड़ा रहा है कि मैं हिंडनबर्ग के दफ्तर में 7 बार गया। कम से कम यही पूछ लो भाई, अदानी सेबी के दफ्तर में 2 बार क्यों गए तो जून 2021 में सेबी ने अदानी ग्रुप से संबंधित जांच की बात कही थी, जिसका हवाला तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने दिया था। अदानी और सेबी चीफ की उन मुलाकातों को फिर से याद किया जा सकता है। कीजिए, पूछिए। 4 फरवरी को सेबी ने सार्वजनिक रूप से जो बयान जारी किया, उसमें अदानी समूह को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब कम हैं। सेबी क्या काम करती है, कैसे नजर रखती है, इन सब बातों से पन्ना भर दिया गया है। लिखा है कि पिछले हफ्ते के दौरान बिजनेस घराने के शेयरों में गिरावट पर नजर रखी जा रही है। अगर सेबी की नजर में कोई सूचना आती है तो नीतियों के आधार पर उनका परीक्षण किया जाएगा। गहन परीक्षण के बाद कार्रवाई भी की जाएगी।
सेबी के पत्र से आपको सेबी के कार्यों पर निबंध लिखने में मदद मिल सकती है, मगर सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। फ्रॉड के जो आरोप लगाए गए हैं उनके जवाब नहीं मिलेंगे। अमृतकाल चल रहा है। क्या चल रहा है? अमृतकाल चल रहा है। अमृतकाल में भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता, इसलिए भ्रष्टाचार का नाम भी बदल देना चाहिए, अमृत आचार रख देना चाहिए। अमृतकाल में भ्रष्टाचार अमृत आचार हो गया है। लीजिए, खाइए, भारत पर हमला हो गया है, अमृत आचार खाते रहिए। नमस्कार, मैं रविश कुमार।